हेलो दोस्तों, बाज एजुकेशन में मैं आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ रहे थे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। इसी के साथ हम लेकर आए हैं पार्ट 2 राजस्थान का एकीकरण। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया उसमें हमने बात की थी राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान शब्द से रिलेटेड। राजस्थान शब्द कहाँ से लिया गया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इससे पहले इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का यूज किया जाता था, इन सब के बारे में। और राजस्थान की कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, प्राचीन रियासतें कौन सी थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी रियासत बड़ी छोटी, इन सब के बारे में। और इसके साथ साथ भारत की रियासतों के बारे में भी जानकारी हासिल की। और अब हम पार्ट 2 के साथ आप सभी के सामने समक्ष हाजिर हैं। राजस्थान के एकीकरण में कितने चरण थे और उन चरणों के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके लिए नए से नए कंटेंट ला पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हों आप तक उनको समय समय पर पहुंचाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण के चरण। राजस्थान के एकीकरण के चरण थे 7। इन चरणों को पूरा करने में समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, लगभग 8 से 9 वर्ष का समय लग गया था एकीकरण के चरणों को पूरा करने। आज हम पढ़ेंगे एकीकरण के चरण। पहला चरण था मत्स्य संघ, जिसको नाम दिया गया था मत्स्य संघ। इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 के दिन, 1948 के दिन। ये डेट जरूर याद रखना, 18 मार्च 1948 के दिन मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी की बात करें तो अलवर थी। इसमें जिन रियासतों और ठिकानों को शामिल किया गया था वो थी अलवर रियासत, भरतपुर रियासत, धौलपुर, करौली। ये 4 तो रियासतें थी और एक था ठिकाना निमराना। 4+1 ये रियासतें और ठिकाने मत्स्य संघ में शामिल की गई थी। और अगर हम बात करें इस चरण में राज प्रमुख और उपराज प्रमुख की, तो राज प्रमुख तो थे उदय भान सिंह जी धौलपुर के, और उपराज प्रमुख थे गणेश पाल देव जी करौली के। गणेश पाल देव जी करौली के। आगे हम बात करें प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की। हम मत्स्य संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। जो प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 को बना। उस समय प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत जी। शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ चरण के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत जी अलवर के। और उप मुख्यमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, और इनके सहायक थे गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। ज़्यादा तो उप प्रधानमंत्री जी के बारे में बात की जाती है, उनके बारे में पूछा जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी। लेकिन अगर पूछा जाए गोपीलाल यादव जी के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये इनके सहायक थे उप प्रधानमंत्री के रूप में। अगर हम मत्स्य संघ की उद्घाटन और उद्घाटनकर्ता की बात करें तो उद्घाटन तो हुआ था भरतपुर दुर्ग के अंतर्गत। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था प्रथम चरण का भरतपुर दुर्ग के अंतर्गत। और किनके प्रयासों से संभव हुआ था? NV गौडगिल के प्रयासों से। NV गौडगिल जी के प्रयासों से मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, बात ये थी कि तारीख तो फिक्स की गई थी 17 मार्च। 17 मार्च तारीख तय की गई थी प्रथम चरण की स्थापना की, लेकिन किसी कारणवश से इस तारीख को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया, 18 मार्च कर दी गई थी। और KM मुंशी जी की सिफारिश से, KM मुंशी समिति थी, उनकी सिफारिश से इस चरण का, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको नोट कर लेना। ये पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ नाम दिया गया था? तो KM मुंशी जी की। और इसकी तारीख क्या थी? 17 मार्च डिसाइड की थी, लेकिन कारणवश इसको आगे बढ़ाना पड़ा और 18 मार्च 1948 के दिन
प्रथम चरण की स्थापना की गई। अब हम बात करेंगे द्वितीय चरण की बात। द्वितीय चरण का नाम था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। इसको राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस चरण की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 के दिन, 25 मार्च 1948 के दिन। और इस चरण की दूसरे चरण की राजधानी थी कोटा। और इस चरण में रियासतें थी 9 और एक केंद्र शासित प्रदेश। 9 रियासतें कौन कौन सी थी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ प्लस कुशलगढ़ ठिकाना। और अगर हम इस चरण के राज प्रमुख की बात करें तो भीम सिंह जी थे कोटा के, इनको राज प्रमुख नियुक्त किया गया। और उप राज प्रमुख नियुक्त किए गए लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के। लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के राज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा जी और उप राज प्रमुख थे लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के। अगर बात करें प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे राजस्थान संघ के द्वितीय चरण के गोकुल लाल असावा जी, शाहपुरा के गोकुल लाल असावा जी। और इस चरण का उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग के अंतर्गत NB गौडगिल के प्रयासों से। NB गौडगिल के प्रयासों से द्वितीय चरण की स्थापना का प्रयास, एकीकरण का प्रयास किया गया था कोटा दुर्ग के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तृतीय चरण की, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण का क्या नाम दिया गया था? संयुक्त राजस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल की बात हो रही है अब यहाँ पर। मार्च के अंदर तो पहले और द्वितीय चरण की स्थापना की गई थी, और अप्रैल की बात करें इसमें तृतीय चरण की स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1948 के दिन। 18 अप्रैल 1948 के दिन संयुक्त राजस्थान चरण की स्थापना हुई, जो तृतीय चरण था। और इसकी राजधानी नियुक्त की गई उदयपुर। और इसमें शामिल की गई रियासतें और संघ थे राजस्थान संघ यानी द्वितीय चरण, और उसमें जोड़ दिया गया था उदयपुर को। जो दूसरा चरण बना था ना, उसके अंदर उदयपुर शामिल और कर दिया गया था तीसरे चरण में, और इसको नाम दे दिया गया था संयुक्त राजस्थान। द्वितीय चरण प्लस उदयपुर शामिल करके तीसरा चरण बनाया गया था संयुक्त राजस्थान। और इसके अगर हम राज प्रमुख की बात करें तो भोपाल सिंह जी थे मेवाड़ के, भोपाल सिंह जी मेवाड़ के। और उप राज प्रमुख थे भीम सिंह जी कोटा। देखो दोस्तों, यहाँ पर अब भीम सिंह जी कोटा के निवासी थे, जो ये अब उप राज प्रमुख बना दिए गए थे। पहले क्या थे? द्वितीय चरण में ये राज प्रमुख थे, अब क्या बना दिए? उप राज प्रमुख। और राज प्रमुख किनको नियुक्त कर दिया गया है? भोपाल सिंह जी को मेवाड़ के। और अगर इस चरण के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो थे माणिक्य लाल वर्मा जी मेवाड़ के, माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ के। और अगर इस चरण की भी बात करें तो इसका निर्माण भी कोटा दुर्ग में ही हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से हुआ। देखो दोस्तों, पहले और दूसरे चरण की बात करें तो वो तो हुआ था NB गौडगिल जी के प्रयासों से। अब तीसरे चरण की बात करें तो इसका एकीकरण किनके नेतृत्व में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयास से। नेहरू जी की सिफारिश पर ही प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल जी वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा जी को तीसरे चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो नेहरू जी की सिफारिश पर ही बनाया गया था। आगे हम बात करेंगे चौथे चरण की, जिसका नाम रखा गया था वृहत राजस्थान। क्या नाम रखा गया था? वृहत राजस्थान। और इस चरण की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1939। 30 मार्च 1939। देखो दोस्तों, पहले तो माह बदला गया था, लेकिन सन कौन सा था? 1948। 3 चरणों की बात करें तो उनकी स्थापना तो 1948 के अंतर्गत ही हुई थी, लेकिन अब चौथे चरण की बात करें तो ये 1 साल आगे बढ़ गया। 1949 की बात हो रही है यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, अगर मैंने गलत बोल दिया हो, 1949 की बात हो रही है यहाँ पर। 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान की स्थापना की चौथे चरण में। इसमें क्या किया गया था? जयपुर रियासत को जोड़ा गया था। चौथे चरण में जयपुर रियासत को जोड़ा गया था। सॉरी दोस्तों, जयपुर रियासत को राजधानी बनाया गया था।
थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए क्षमा करें। जयपुर रियासत को चौथे चरण वृहत राजस्थान की राजधानी नियुक्त किया गया था। और अगर इसमें बात करें तो इसको जोड़ा गया था और इसके साथ साथ जोधपुर और जैसलमेर बीकानेर को जोड़ा गया था। संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण में दूसरे चरण को और उदयपुर को शामिल करके तीसरा चरण बनाया गया था। तो इस तीसरे चरण के साथ संयुक्त राजस्थान के साथ अब 4 जो ये बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनको जोड़ा गया और प्लस एक ठिकाना जो रह गया था लावा ठिकाना, इसको भी जोड़ दिया गया था। इन सबको जोड़ के चौथे चरण की स्थापना हुई थी और जयपुर इसकी रियासत जो थी उसको राजधानी नियुक्त किया गया, राजधानी नियुक्त किया गया। और अगर हम चौथे चरण वृहत राजस्थान के राज प्रमुख की बात करें तो यहाँ थे मान सिंह द्वितीय जयपुर क्षेत्र के और उप राज प्रमुख वही थे जो पीछे थे भीम सिंह जी कोटा के। और अब जो भोपाल सिंह जी थे ये भी एक बड़ी रियासत के महाराजा थे, तो जाहिर सी बात है इनको उनके पद से हटाया तो नहीं जा सकता था। लेकिन अब यहाँ पर एक पद और उत्सर्जित किया गया, वो था महाराज प्रमुख का, और उस पर विराजमान थे भोपाल सिंह जी मेवाड़ के। याद रखना, चौथे चरण में एक पद और उत्सर्जित हुआ था महाराज प्रमुख का, भोपाल सिंह जी मेवाड़ के। और राज प्रमुख कौन बन गए थे? मान सिंह द्वितीय, और उपराज प्रमुख वही थे भीम सिंह जी कोटा के। अगर बात करें हम प्रधानमंत्री की, तो चौथे चरण में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे हीरालाल जी शास्त्री जो जयपुर निवासी थी। हीरालाल जी शास्त्री को चौथे चरण के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। और चौथे चरण की स्थापना भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सहयोग से की गई। श्री वीपी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को इसकी राजधानी नियुक्त किया गया था। अगर बात करें चौथे चरण की राजधानी जयपुर को नियुक्त किया गया था तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? श्री वीपी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को चौथे चरण की राजधानी बनाया गया था। और इस समय कुछ विभाग भी बनाए गए थे। कौन कौन से थे? न्याय विभाग जोधपुर का, शिक्षा विभाग बीकानेर को, वन विभाग कोटा को, कृषि विभाग भरतपुर को, खनिज विभाग उदयपुर को। ये निश्चित किए गए दायरे थे। आगे हम बात करेंगे पाँचवें चरण की। पाँचवें चरण की बात करेंगे तो इसमें पाँचवें चरण को नाम दिया गया था वृहत्तर राजस्थान। पिछले का चौथे चरण का था वृहत राजस्थान, अब ये पाँचवां चरण है, इसका नाम किया गया था वृहत्तर राजस्थान यानी विशाल राजस्थान। और इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1949 को, सॉरी दोस्तों 1949 को 49। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मई 1949 को। और इसकी भी राजधानी वही थी जयपुर। और इसमें शामिल किया गया था वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को शामिल कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। अब तक तो हमने दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के बारे में पढ़ा था, उनको ही जोड़ा गया था। पहला चरण वैसे का वैसे पढ़ा था जो था मत्स्य संघ। अब पाँचवें चरण में क्या हुआ था कि ये जो चौथा चरण था इसको और पहले चरण को क्या कर दिया गया था? मिला दिया गया। 5 बराबर 4 + 1, 5 बराबर 4 + 1, मतलब चौथा चरण और पहला चरण क्या कर दिए गए थे? मर्ज कर दिए गए थे पाँचवें चरण के अंतर्गत। और आगे हम राज प्रमुख की बात करें तो वही थे जो चौथे चरण में थे मान सिंह द्वितीय जयपुर के, और महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह मेवाड़ के। और उपराज प्रमुख का पद था तो वो हटा दिया गया था। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो वो थे हीरालाल शास्त्री जी जयपुर के। और इस चरण की स्थापना भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुई और शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ और वृहत्तर राजस्थान में मिलाया गया। ये जो पाँचवें चरण में चौथे चरण को पहले चरण के साथ मर्ज किया गया था, ये किसकी सिफारिश पर किया गया था? शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। दोस्तों याद रखना, मत्स्य संघ की
नाम दिया गया था पहले चरण को, वो कौन सी समिति के तहत दिया गया था, और जयपुर को राजधानी बनाया गया था चौथे चरण की, वो कौन सी समिति के तहत किया गया था, और अब पाँचवें चरण में चौथे और पहले चरण को मिलाया गया, ये भी किसकी सिफारिश पर किया गया। ये तीनों समितियाँ आपको याद रखनी होगी। आगे बात करेंगे हम छठे चरण के बारे में। छठे चरण का नाम रखा गया था राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, 1950 को, 26 जनवरी 1950 वाले दिन। इस दिन हम क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस। और राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर, ये याद रखने वाली तिथियाँ हैं। और इसकी राजधानी क्या थी, जयपुर। इसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई, बृहत्तर राजस्थान प्लस सिरोही आबू वाला दिलवाड़ा वाला भाग था, वो इसमें जोड़ा गया था। राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय और महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह जी। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल जी शास्त्री थे। लेकिन छठे चरण में मुख्यमंत्री पद का सर्जन हो गया था, छठे चरण में मुख्यमंत्री पद को सर्जित किया गया था। राजस्थान 20 श्रेणी के क्षेत्रगत में आता था, मिला हुआ था, जिसका नाम था राजपुताना, और अब से इसका नाम क्या हो गया था, राजस्थान। अब से इसका नाम क्या हो गया था, राजस्थान। छठे चरण में इनको आधुनिक नाम मिला था राजस्थान। 20 श्रेणी के अंतर्गत आता था, तब उसका नाम क्या था, राजपुताना। आगे हम बात करेंगे सातवें चरण की। सातवें चरण में वर्तमान राजस्थान नाम दिया गया, जो आधुनिक राजस्थान नाम दिया गया है, वो सातवें चरण में दिया गया था, वर्तमान राजस्थान। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, 6 साल बाद, 1 नवंबर 1956 को। उस समय इसकी राजधानी थी जयपुर, और इसमें राजस्थान संघ में प्लस आबू देलवाड़ा क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र और सुनेल टप्पा को शामिल कर दिया गया था। और सुनेल टप्पा की जगह सिरोंज को मध्य प्रदेश के साथ मिला दिया गया था। ये कुछ बदलाव हुए थे। और राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख के जो पद थे उनको समाप्त करके राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था सातवें चरण में। और जो पहले राज्यपाल बने थे वो गुरमुख निहाल सिंह जी बने थे। और छठे चरण में ही श्रेणियाँ, सी श्रेणी में आता था राजस्थान, तो नाम दिया गया था। और सातवें चरण तक आते आते जो ये श्रेणियाँ थी A, B, C, इन तीनों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल पद को सर्जित कर दिया गया था। और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री पद सर्जित हो गया था छठे चरण के अंतर्गत। और मुख्यमंत्री सातवें चरण में बने थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। सातवें चरण में मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। 1953 में गठित किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 में। और इसके अध्यक्ष थे फैजल अली। और इन्होंने 1956 में रिपोर्ट दी थी अपनी। अजमेर, आबू, सुनेल टप्पा राजस्थान में मिला दिए गए थे और सिरोंज को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। जो सिरोंज था ये किसका क्षेत्र था, झालावाड़ का क्षेत्र था, इसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। और इसके स्थान पर सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया था। इस आयोग में राज्य का सदस्य था हृदयनाथ किजरू। जो ये आयोग स्थापित किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, कुछ क्षेत्र थे जो अलग थलग किए गए थे। ये किस आयोग के अधीन किए गए थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अधीन किए गए थे। 1953 में बना था और फैजल अली इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जो सिरोंज क्षेत्र था ये राजस्थान में मिलाया गया था, और माउंट आबू क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा को, और सिरोंज जो झालावाड़ का एरिया था वो मध्य प्रदेश को सौंपा गया। और इस आयोग में एकमात्र जो राजस्थान के सदस्य थे वो हृदयनाथ किजरू जी थे। तो दोस्तों ये था एकीकरण के बारे में। एकीकरण के कौन कौन से चरण हुए, उनके नाम, क्या क्या नाम रखे गए थे, किस समय इन चरणों का निर्माण हुआ, किन के नेतृत्व में हुआ, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और राजधानियाँ, किस समय किस चरण में राज्यपाल पद सर्जित हुआ, किस चरण में प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद सर्जित हुआ, इन सब के बारे में हमने जानकारी हासिल की। तो दोस्तों इसमें मेन बात तो ये है कि मत्स्य संघ नाम और जयपुर राजधानी और पांचवें चरण में इन चरणों को शामिल करना, ये कौन सी समितियों द्वारा हुए थे, इन समितियों के नाम जरूर याद रखना। एक नेहरू जी की सिफारिश पर
प्रधानमंत्री बनाए गए थे माणक्यलाल जी, और के.एम. मुंशी जी की सिफारिश पर मत्स्य संघ स्थापित किया गया, नाम दिया गया था प्रथम चरण को। और जयपुर की राजधानी बनाई गई थी, वो श्री वी.पी. सत्यानारायण राव समिति के द्वारा दी गया था। और चौथे चरण और पहले चरण को मिलाया गया था 5वें चरण में, ये भी शंकर राय देव समिति के सिफारिश पर मिलाया गया था। तो ये तो एकीकरण के चरण। आगे हम कुछ नीतियाँ और एक्ट पढ़ेंगे। शिकार एक्ट। शिकार एक्ट था टोंक का 1901 में निर्धारित किया। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जयपुर 1904 में माधो सिंह जी के प्रयासों से। वन्य जीव संरक्षण एक्ट निर्धारित किया गया था जोधपुर में 1910 में। वन अधिनियम लागू किया गया अलवर रियासत से 1935 में। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत थी डूंगरपुर रियासत। कब लगाया गया था? 1947 में। 7 फरवरी 1948 के दिन अलवर रियासत के तेज सिंह और दीवान NB खरे ने नज़रबंद किया गया था, क्योंकि इन्होंने शरण किसको दी थी? नाथूराम गोडसे को, और उनके साथी थे जो परचूरे। क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे और उनके साथी थे परचूरे। इन्होंने गांधी जी को हत्या करके ये कहाँ आ गए थे? अलवर के तेज सिंह और उनके दीवान थे NB खरे के पास। इसलिए इस रियासत के जो शासक थे इनको नज़रबंद रखा गया था 7 फरवरी 1948 के दिन। पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया अलवर रियासत द्वारा, क्योंकि इनके तो राजा और उनके दीवान थे, उनको नज़रबंद किया गया था, इसलिए इस रियासत ने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। लॉर्ड वेलेजली। आगे हम पढ़ेंगे सहायक संधियाँ कुछ नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की, जिसकी वजह से राजस्थान के एकीकरण किया गया था, भारत का एकीकरण किया गया था। अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से ये कदम उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन जैसे दिग्गजों ने। इसमें पहले नाम आता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने जो संधि की थी वो थी सहायक संधि। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? आंतरिक सुरक्षा प्लस विदेश नीति। ये तो थी अंग्रेज़ों की नीतियाँ। इस पे खर्च कौन करता था? राज्य करता था। नीतियाँ तो अंग्रेज़ों की थी, लेकिन खर्च कहाँ का होता था? हमारे यहाँ के एरिया का, क्षेत्र का, राजस्थान का। इस सहायक संधि के अंतर्गत लॉर्ड वेलेजली के अंतर्गत पहले सहायक संधि की थी हैदराबाद रियासत ने निजाम अली प्रथम ने 1798 के अंतर्गत। आगे हम बात करें 29 दिसंबर 1803 की, तो भरतपुर रियासत थी जो राजस्थान की पहली रियासत थी जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो हैदराबाद के निजाम अली ने की थी, और अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो भरतपुर रियासत ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी 29 दिसंबर 1803 को। 14 नवंबर 1803 को अलवर रियासत ने विस्तृत और व्यापक संधि की थी लॉर्ड वेलेजली के साथ। विस्तृत और व्यापक संधि की थी अलवर रियासत ने। आगे हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग की। लॉर्ड हार्डिंग की रियासत जो नीति थी वो थी आश्रय पार्थक्य की नीति। आश्रय पार्थक्य की नीति पूछें तो लॉर्ड हार्डिंग। इसके अंतर्गत 15 नवंबर 1817 को करौली रियासत के हरबख्शपाल सिंह जी ने संधि की थी। 26 दिसंबर 1817 को कोटा रियासत के उमेद सिंह जी ने विस्तृत और व्यापक संधि की। विस्तृत और व्यापक संधि, इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर संधि की बात करें तो संधि तो पहले करौली ने की थी, लेकिन पूर्ण रूप से संधि जो की जाती थी वो कौन सी रियासतों ने की थी? वो कोटा। इसलिए लिखा गया विस्तृत और व्यापक संधि। पूछ सकते हैं किसके द्वारा की थी? कोटा के बाद नाम आएगा। और अगर पहली संधि के बारे में पूछे किसने की थी तो वो करौली। ये जरूर याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग के साथ और 3 रियासतों ने की थी। वो थी मेवाड़ रियासत, भीम सिंह ने 1818 में, मारवाड़ रियासत के मान सिंह जी ने 1818 में, जयपुर के जगत सिंह जी ने 1818 में।
11 सितंबर 1823 के दिन सिरोही के शिव सिंह ने अंतिम रियासत थी जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के साथ आश्रय पार्थक्य की नीति की थी, संधि की थी। 11 सितंबर 1823 वाले दिन सिरोही के शिव सिंह जी ने अंतिम रियासत थी जिन्होंने हार्डिंग के साथ संधि की थी। कौन सी थी वो? आश्रय पार्थक्य नीति। आगे हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी की नीति थी वो हड़प नीति थी। इसके अंतर्गत गोद निषेध नीति आती थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। इसको क्या नाम देते हैं? हड़प नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, गोद निषेध नीति भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता था कि राजा निसंतान होने पर या मृत्यु के पश्चात अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो रियासत किसके अंतर्गत आ जाती थी? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। यही कारण थे एकीकरण की, यही कारण थे एकीकरण के, क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी के बाद भी हमारे जो क्षेत्र थे उनको अधीन कर रहे थे। इन्हीं कारणों से हमारे जो दिग्गज नेता थे उन्होंने कहा कि हमारे देश का एकीकरण करना जरूरी है। 1848 में सतारा महाराष्ट्र के साथ लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई। सतारा महाराष्ट्र के साथ 1848 के दिन। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ब्यावर राजस्थान की रियासत इसके अंतर्गत गोद निषेध नीति के अंतर्गत आई, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत आई थी। तो दोस्तों ये कुछ नीतियाँ थी जिसकी वजह से हमारे भारत और राजस्थान के एकीकरण के बारे में निश्चय लिया गया था, जिनकी वजह से, नीतियों की वजह से ही एकीकरण संभव हो पाया था। और ये वीडियो एकीकरण से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, और इससे रिलेटेड आपको भी कुछ नई जानकारी मिले तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। तहे दिल से धन्यवाद।